हब में आप सबका स्वागत है। दिस इज ए शांभवी पांडे। आज हम लोग शिक्षण के सिद्धांत, जो आप लोगों का पेपर कोड 110 है, जो आप लोग का अनिवार्य पेपर है, शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, जिसका आपका नाम है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग का 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चौथे चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षण के स्तर, स्मृति, बोध एवं चिंतन, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव। तो आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए क्या है चैप्टर 4, शिक्षण के स्तर, स्मृति, बोध, चिंतन। तो इसका आधा पार्ट एक वीडियो में आएगा और आधा पार्ट एक वीडियो में आएगा। फिर जो जितना एक यूनिट ख़त्म होने के बाद एक घंटे का क्लास लाइव लिया जाएगा, जिसमें MCQ क्वेश्चन होंगे। लाइव क्लास की सूचना आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। 9 या 10 बजे से आप लोग की लाइव क्लास किसी दिन भी ले ली जाएगी, और जिसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे। पूरे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है। उस क्वेश्चन से आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर आइएगा क्लास में और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग शिक्षण के स्तर, स्मृति, बोध एवं चिंतन पर चर्चा करते हैं सभी लोग, और इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। और सभी लोगों से निवेदन है कि नोटबुक और पेन लेके बैठे, साथ में नोट्स बनाते रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। शिक्षण कक्षा के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है। शिक्षण क्या है? कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है। ठीक है, आप सेंटेंस पढ़िए ताकि अच्छे सेंटेंस को आंसर राइटिंग में आप लोग लिख सकते हैं। इसलिए मैं सेंटेंस को पढ़ने पे थोड़ा ज़्यादा जो देती हूँ, और सेंटेंस से ही MCQ क्वेश्चन भी बनते हैं। तो शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य छात्रों को क्या होता है? जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। ठीक, क्या है? सीखने के लिए प्रेरित करना। शिक्षण का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए, तभी शिक्षक प्रभावशाली साधनों का प्रयोग कर इसे अधिक शक्तिवान बना सकता है। क्या बना सकता है? शक्तिवान बना सकता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्यवस्तु एक महत्वपूर्ण उपागम है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्यवस्तु क्या है? महत्वपूर्ण उपागम है, क्योंकि पाठ्यवस्तु होगा तभी तो शिक्षक को पता चलेगा उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस चीज़ की छात्र को पूर्व ज्ञान दे देनी चाहिए ताकि उसको पढ़ा सकें। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए एक शिक्षक को पाठ्यवस्तु एक महत्वपूर्ण उपागम है, जिसके बिना शिक्षण नहीं हो सकता है। पाठ्यवस्तु के बिना शिक्षण नहीं हो सकता है। एक ही पाठ्यवस्तु को शिक्षण उपागम परिस्थितियाँ विचारहीन से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक ले जा सकती है। विचारहीन से, इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप लोगों के पेडागोजी के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ही पाठ्यवस्तु को शिक्षण उपागम परिस्थितियाँ विचारहीन से लेकर विचारपूर्ण। मान लीजिए पहले कोई चैप्टर, आप लोग यही चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए हैं, चैप्टर का नाम इस शिक्षण का स्तर, स्मृति, बोध एवं चिंतन। तो आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं था, क्या था? तो विचारहीन था। तो विचारहीन से लेकर विचारपूर्ण तक, लास्ट में इस पाठ को जब ख़त्म हो जाएगा तो जब इस पे आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो विचारपूर्ण हो जाएगा। और अभी तो आप लोग के लिए विचारहीन है, तो विचारहीन से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक ले जा सकती है। आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। अंततः शिक्षण प्रक्रिया की परिस्थितियों को हम एक सतत क्रम पर विचारहीन क्रियाओं को अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को कितने स्तरों तक विभाजित किया जा सकता है? तो 3 स्तरों पे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। पहला स्तर क्या होता है, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही पूछा जाता है। और शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ऐसे नोट कीजिए। शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर को आप लोग ध्यान से सुनिए, क्या है? स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। ठीक है, दूसरा है बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। सभी लोग अपने अपने घर में मोबाइल के साथ बोलने का भी प्रयास कीजिए, ताकि मुंह से बोली हुई चीज़ें याद हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। क्या क्या? स्मृति स्तर,
मेमोरी लेवल, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। आई होप कि आप लोग को ये एकदम अच्छे से याद हो गया होगा, कभी भी पूछा जाए आप लोग भूलेंगे नहीं। और अगर आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं तो लिख लीजिएगा। चलिए अब लोग देखिए कैसे क्या होता है। स्मृति स्तर, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को याद करते हैं, फिर उस चीज़ों से सीखते हैं, बोध स्तर पे जाते हैं, फिर उस चीज़ों पे चिंतन करते हैं। तो पहले इसको अगर क्वेश्चन लिखने के लिए इस पर आ जाए, इससे फ्लो डायग्राम जरूर बनाइएगा। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति स्तर से प्रारंभ होता है, ठीक है, और बोध स्तर से शिक्षण प्रक्रिया होती है, और अंत किस पर होता है, चिंतन स्तर पर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन पेडागोजी में पूछा जाएगा, एक बच्चा कुछ याद करने की प्रक्रिया कर रहा है, कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, तो वह किस स्तर पे है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, तो आप लोग तुरंत टिक लगा दीजिएगा स्मृति स्तर पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखने में 3 है लेकिन बहुत घुमावदार क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको आप लोग दिमाग में बैठा के और इसको फ्लो डायग्राम को ही दिमाग में बैठा लीजिए। स्मृति देखिए एक बार और। स्मृति स्तर क्या होता है, प्रारंभ होता है। बोध स्तर क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया होती है। चिंतन स्तर क्या होता है, अंत होता है। प्रारंभ, शिक्षण प्रक्रिया, अंत। चलिए अब देखिए शिक्षण का स्मृति स्तर, थोड़ा बहुत देख लीजिए इसमें भी। स्मृति स्तर में शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है। स्मृति स्तर के शिक्षण में क्या पाई जाती है, विचारहीनता पाई जाती है। इस स्तर पर ऐसी अधिगम परिस्थितियां विकसित की जाती हैं जिससे कि छात्र पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ कर सकें। इसमें कैसी पढ़ाई जाती है, जैसे पाठ्य वस्तु को छात्र सरलता से कंठस्थ कर सकें। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉल तथा रटने क्रैमिंग की क्रिया पर जोर दिया जाता है। तो शिक्षण की स्मृति स्तर पर किस पे जोर दिया जाता है, प्रत्यास्मरण, रिकॉल पे तथा रटने क्रैमिंग की क्रिया पर जोर दिया जाता है। सार्थक तथा संबंधित पाठ्य वस्तु को आसानी से याद हो जाती है, और जो सार्थक रहते हैं वो आसानी से संबंधित उससे जो रहते हैं हमें आसानी से याद हो जाते हैं, जबकि निरर्थक वस्तुओं को याद रखने में कठिनाई होती है। तथ्यों और सूचनाओं को रटने से संबंध से बुद्धि से नहीं होता है, मानसिक रूप से होता है, ठीक है। चलिए हम लोग ये देखते हैं स्मृति स्तर। आई होप कि आप लोग को समझ में कुछ ज़्यादा समझने वाली नहीं है। अब देख लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। आइए, शिक्षण के स्मृति स्तर पर हर्बर्ट का प्रतिमान है। क्या दिए हैं प्रतिमान पक्ष में, देख लीजिए। उद्देश्य है, संरचना है, सामाजिक प्रणाली है, सहायक प्रणाली है, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, PDF पलट गया। हाँ, तो देखिए क्या है हर्बर्ट वाला। हर्बर्ट जी को देख लीजिए क्या दिए हैं। तो देखिए प्रतिमान पक्ष में पहला दिया उद्देश्य, फोकस। तो स्मृति स्तर का शिक्षण, देखिए उद्देश्य में क्या क्या है, छात्रों को निम्नलिखित क्षमताएं विकसित करना, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण। स्मृति स्तर से क्या होता है उद्देश्य इनका, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करते हैं, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करते हैं, सीखे हुए तथ्यों को याद करते हैं, सीखे गए तथ्यों को प्रत्यास्मरण तथा पुनः प्रस्तुत करना। मतलब आप कुछ याद करते हैं, बिना देखे उसको बोलते, इसी को कहते हैं पुनः प्रस्तुत करना। संरचना में देखिए, स्मृति स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को 500 पानों में, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, स्मृति स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को 500 पानों में, जिसे हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली भी कहा जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, शिक्षण की पंचपदीय प्रणाली कौन दिया था, तो हर्बर्ट महोदय ने दिया था। तो पहला है प्रस्तावना व तैयारी तथा उद्देश्य कथन, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना संबंध, चौथा है निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण, पांचवा है प्रयोग तथा अभ्यास, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तावना करते हैं, तैयारी करते हैं, अपने उद्देश्य कथन को समझते हैं, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन देते हैं। तुलना व संबंध, एक दूसरे से तुलना करते हैं, कंपैरिजन एंड संबंध, उसका मतलब संबंध निकालते हैं, ठीक है। निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण करते हैं, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण क्या निकल रहा है उसका हम लोग ये देखते हैं। फिर प्रयोग तथा अभ्यास, फिर उसको प्रयोग करते हैं तथा अभ्यास करते हैं। अब देखिए सामाजिक प्रणाली में क्या है, कक्षा में शिक्षक अधिक सक्रिय होता है। क्या होता है, कक्षा में शिक्षक अधिक सक्रिय तथा डोमिनेटिंग होता है। वह छात्रों के सामने पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करता है, उनकी क्रिया को नियंत्रित करता है और प्रेरणा प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। अब चलिए हम लोग देखते हैं
छात्रों का स्थान क्या होता है? गौड़ होता है। छात्र चुपचाप शिक्षक को आदर्श मानते हुए उनका अनुसरण करते हैं। अब देखिए सहायक प्रणाली में क्या होता है? मूल्यांकन के लिखित व अलिखित दोनों प्रकार से होता है। मूल्यांकन कैसा होता है? लिखित व अलिखित दोनों प्रकार से होता है। परीक्षा में रटने की क्षमता पर जोर दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्यास्मरण के अभिज्ञान के पद महत्वपूर्ण होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्यास्मरण तथा विज्ञान के पद महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए शिक्षण के स्मृति स्तर के कुछ सुझाव दिए गए हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का अधिक उपादेय तथा प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा रहे हैं। पाठ्य वस्तु को सार्थक बनाया जाए, पाठ्य वस्तु समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाए, पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए, अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाए, थकान के समय शिक्षण न किया जाए, सुनिश्चित पुनर्मनन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। इस स्तर पर शिक्षण केवल ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य तक ही रखा जाए। पुनरावृत्ति एक ही लय में की जानी चाहिए। अब देखिए शिक्षण का बोध स्तर, इसको भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। शिक्षण के क्षेत्र में बोध एक बहुत व्यापक शब्द है। क्या है? बोध एक बहुत व्यापक शब्द है। मैरिस एल गिपी, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, मैरिस एल विगी, गिपी नहीं, मैरिस एल विगी ने बोध का प्रयोग 3 पक्षों को स्पष्ट करने के लिए किया है। विभिन्न तथ्यों के संबंध में देखना, तथ्यों के संचालन के रूप में देखना, तथ्यों के संबंध एवं संचालन के दोनों को समन्वित करना। तो आई होप आप लोग को क्लास समझ में आया होगा, और क्लास समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्लास को करते हैं बंद। बाय बाय।